नमस्कार दोस्तों, जीएस एकेडमी बाय आलोक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी कक्षा जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था इस पे होगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, उससे पहले ये जानना है कि उत्तर वैदिक काल होता क्या है। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वह उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो भी साहित्य शामिल किए जाते हैं उसमें हम ऋग्वेद को छोड़कर जितने भी साहित्य वैदिक कालीन समाज में आए वो सभी साहित्य को हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं, जिसमें हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सबों का सम्मिलित अध्ययन हम उत्तर वैदिक काल में करते हैं। इसका जो मैंने काल बताया वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि वैदिक कालीन समाज हम दो भागों में क्यों बांटते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब आर्य भारत में आए थे तो वो पशुचारक थे, पशुपालन करते थे, उनके जीवन में स्थायित्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो स्थायी हुए, नदियों के किनारे बसे, उन्होंने पशुपालन आरंभ किया, स्थायी झोपड़ी बसाना आरंभ किया। धीरे धीरे झोपड़ी से छोटा छोटा नगर बनता गया। लेकिन 1000 बीसी के आसपास जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज होने के बाद वो लोग कृषि कर्म करने लगे। तो कृषि कर्म करने के साथ साथ उन्होंने स्थायी बसाव को और तेज आरंभ कर दिया। स्थायी बसाव का आरंभ हालांकि ऋग्वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि कर्म में तेजी आने के कारण यह कार्य और तेज हो गया। तो कृषि के कारण उन्हें स्थायी घर बसाना पड़ा और स्थायी घर बसाने के साथ साथ वहाँ पे राज्य का उदय होने लगा। तो धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगा और इस तरह ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गया। ऋग्वेद काल में जहाँ पशुपालन महत्वपूर्ण था, उत्तर वैदिक काल में वही कृषि महत्वपूर्ण हो गया। तो लोहे का खोज जो हुआ 1000 बीसी के आसपास अतरंजी खेरा से हमें लोहे का जो प्रमाण मिला है, उसके बाद कृषि क्रम में तेजी आई। तेजी आने के कारण वहाँ पे स्थायी बसाव भी हुआ। स्थायी बसाव के साथ साथ जब कृषि अधिशेष हुआ तो नगरों को बल मिलने लगा। हालांकि पूरे तौर पे नगर का आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि वैदिक कालीन समाज जो है वो ग्रामीण समाज है, लेकिन बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगा। तो इस तरह ऋग्वैदिक कालीन समाज उत्तर वैदिक कालीन समाज में परिवर्तित हो गया। तो अब हम इनकी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के विषय में जानते हैं। क्योंकि जब क्षेत्र बड़ा होता है तो वहाँ पे विवाद बढ़ते हैं। तो विवादों को सुलझाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते से राज्य का निर्माण किया। क्योंकि जब बहुत सारी जनसंख्या एक जगह पे एकत्रित हुई, कृषि कर्म करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो उनके बीच में आपसी विवाद निश्चित था। तो इन आपसी विवादों को सुलझाने के लिए उन्होंने आपस में ही एक राजा का चयन किया और वो राजा इन लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता था और धीरे धीरे वो राजा पैतृक हो गया, वंशानुगत हो गया। तो हम इनकी राजनीतिक जीवन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बड़े राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृषि के कारण नगर बनते गए, धीरे धीरे क्षेत्र बड़े होते गए और बड़े नगर बने और राजा का उदय हुआ। राजा हालांकि ऋग्वैदिक काल में भी थे, लेकिन वो छोटे स्तर के राजा थे। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े भूखंडों के राजा का उदय हुआ और इस समय राजा का पद जो है वह दैवीय माना गया कि राजा की जो उत्पत्ति है वो दैवीय उत्पत्ति हुई है। राजा किसी इंसान के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, राजा जो होता है वो देवता होता है। तो राजा की दैवीय उत्पत्ति की कल्पना
की गई और राजा का पद को वंशानुगत बना दिया गया। राजा के देवीय पद की उत्पत्ति के विषय में हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण हमें राजा के जो है दैवीय उत्पत्ति के विषय में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा को सहायता देने के लिए कई प्रकार के रत्नियों या एक कह सकते हैं कि मंत्रियों का उदय हुआ। इसे रत्नी उस समय बोला जाता था। तो 12 प्रकार के रत्नी का उल्लेख हमें मिलता है जो कि राजा के कार्यों में सहायता देते थे। उनके राजा के दैनंदिनी के कार्यों में जो भी राज्य से संबंधित कार्य थे उसमें सहायता देने के लिए 12 प्रकार के रत्नियों का उदय हुआ। शतपथ ब्राह्मण में इन 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। तो इन रत्नियों को आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो राजा है, सेनानी या सेनापति। राजा के बाद जो प्रमुख था वो था सेनापति और तीसरा पुरोहित। राजा के बाद जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था उस समय वो था सेनापति जो युद्ध का नेतृत्व करता था। इसके बाद पुरोहित, चौथे पे युवराज। राजा का जो प्रधान बेटा होता था, कहने का अर्थ है कि राजा के बाद जिसे राजगद्दी मिलने वाली थी उसे ही हम युवराज कहते हैं। युवराज के बाद महिषी या प्रधान रानी। राजा की जो सबसे प्रमुख पटरानी होती थी उनकी भी रत्नियों में हिस्सेदारी होती थी। सूत या सारथी, राजा का जो सारथी होता था वो भी रत्नी का हिस्सा था। ग्रामिणी, ग्रामीण दल का लड़ाकू नेता। छत्र, प्रतिहारी। संग्रहर्ता, कोषाध्यक्ष। क्योंकि जब राज्य बना तो राज्य को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए वहां पे एक पद का सृजन किया गया, संग्रहिता या संग्रहर्ता। तो ये जो कोषाध्यक्ष था ये कोष का यानी कि खजाने का अध्यक्ष होता था। इसके बाद भागदूत, यह कर को संग्रहण करता था। आदमी या जो भी व्यक्ति एग्जाम देते हैं वो इस दोनों में कंफ्यूज होते हैं। एक तो संग्रहर्ता है और दूसरा भागदूत है। तो संग्रहर्ता का काम था कोषाध्यक्ष, कोष का वो अध्यक्ष होता था, और दूसरा भागदूत यह कर को संग्रह करता था। भागदूत का काम था कर को संग्रह करना, इकट्ठा करना, और संग्रहर्ता का काम था कोष का अध्यक्ष। जो भी खजाने थे, पैसे थे उस समय जिस भी रूप में हो, पशु में, अन्न में, तो उसका ये अध्यक्ष होता था। इसके बाद है अक्षपाल, यह पासा खेलने में राजा का मदद करता था। और पालागल, ये विदूषक होता था, ये राजा का मित्र होता था, राजा को सलाह देता था। तो इस प्रकार 12 रत्नी हैं, जिसमें पहला राजा, दूसरा सेनानी या सेनापति, तीसरा पुरोहित, चौथा युवराज, पांचवा प्रधान रानी या महिषी। ये 5 तो किसी भी राजा के पास हर काल में रहे होंगे। इसके बाद सूत, सारथी, ग्रामिणी, लड़ाकू दल का नेता, छत्र, प्रतिहारी, संग्रहर्ता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहणकर्ता, अक्षपाल, पासा खेलने में राजा की मदद करने वाला, और पालागल विदूषक या राजा का मित्र होता था। तो इस प्रकार राजा को सहायता देने के लिए ये लोग होते थे, और इनकी मदद से ही राजा जो है शासन का संचालन करता था। इसके बाद इस समय कर प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब राज्य बड़ा होता है तो राज्य के कार्य के लिए जो धन का व्यय होता है, राज्य जो भी लोक कल्याण के कार्य करता है उसे करने के लिए राज्य के पास अर्थ का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस अर्थ के लिए राज्य जो है लोगों पे कर लगाता था। तो इस समय जो कर होता था वो आय का 16वां भाग होता था। लोगों का जो भी आय था वो आय के 16वें भाग के बराबर उसे कर लिया जाता है। और कर के लिए जो है इस समय बलि या बलिकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस समय कर के लिए बलि या बलिकृत शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये आय का 16वां भाग था। और ये अन्य और पशु दोनों रूप में दिया जा सकता है। अन्न और पशु दोनों ही रूप में कर दिया जा सकता था। और कर किसके पास दिया जाता था? तो भागदूत के पास दिया जाता था, और इसका जो अध्यक्ष होता था कौन होता था?
वो संग्रहर्ता या कोषाध्यक्ष होता था। इसके बाद इस समय राजा जो था उसके लिए अलग अलग नामों का प्रयोग अलग अलग क्षेत्र में किया गया, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो भी राजा उत्पन्न हुए या राजा की जो उत्पत्ति हुई तो उसके लिए अलग अलग नाम का प्रयोग किया गया। जैसे पूरब में राजा के लिए सम्राट शब्द का प्रयोग किया गया, पश्चिम में स्वराट शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तर में विराट शब्द का प्रयोग किया गया, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। तो राजा के लिए जो है पांचों स्थान पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि अर्थ उसका राजा ही होता था। पूर्व में उन्हें सम्राट कहा गया, पश्चिम में उन्हें स्वराट कहा गया, उत्तर में विराट कहा गया, दक्षिण में भोज कहा गया और मध्य में राजा कहा गया। तो इस प्रकार मैंने आपको उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में बताया। अब हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की ओर चलते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि इस समय जो पारिवारिक जीवन था, तो इस समय का जो पारिवारिक जीवन था वह ऋग्वैदिक कालीन समाज की भांति ही था। हालांकि इस समय पिता के अधिकारों में हम वृद्धि नजर आते हुए देखते हैं। पिता इस समय पुत्र को अपनी संपत्ति से विहीन कर सकता था। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में हम पिता के अधिकारों में वृद्धि देखते हैं और पारिवारिक ढांचा जो था ऋग्वैदिक समाज की भांति ही था। इस समय स्त्रियों की जो इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल हो गई थी। वर्ण व्यवस्था की नींव जो है वह ऋग्वैदिक कालीन समाज में ही पड़ चुकी थी, जहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था। तो उस समय लेकिन वर्ण व्यवस्था जो था वो परिवर्तित था, वो जन्म आधारित नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो गई। तो इस समय की जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर तय होने लगी और ये वर्ण व्यवस्था परिवर्तन इस समय असंभव हो गया। तो इस समय हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जटिलताओं को देखते हैं और इस समय जो स्त्रियों की दशा है उसमें हम काफ़ी गिरावट देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा में हम काफ़ी गिरावट देखते हैं। इस समय स्त्रियों की दशा जो है ऋग्वैदिक कालीन समाज की अपेक्षा कम हो गई थी। इस समय बाल विवाह, सती प्रथा का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अंतरजातीय विवाह, नियोग प्रथा और बहुविवाह इसका हम उल्लेख देखते हैं। इस समय नियोग, बहुविवाह और अंतरजातीय विवाह इसका हम उल्लेख देखते हैं। इसके अलावा यहाँ हम कई विदुषी स्त्रियों को भी देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी स्त्रियों का नाम भी वर्णन है, जिसमें गार्गी, मैत्राई, गंधर्वा जैसी स्त्रियों का नाम उल्लेखित है। हालांकि इस समय स्त्रियों की दशा में गिरावट का ये दौर था और इस समय स्त्रियों का सार्वजनिक तौर पे कोई काम में भाग लेना बंद करवा दिया गया था। उनकी शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। यज्ञों में उनका बैठने को वर्जित कर दिया गया था। इस समय हम 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी देखते हैं, जिसमें हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को देखते हैं। आश्रम व्यवस्था का जो जिक्र है हम जमालोपनिषद में देखते हैं। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हम जमालोपनिषद में देखते हैं। इस समय पुरुषार्थ भी थे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ का उल्लेख किया गया है इस समाज में, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चर्चा किया गया है। और विवाह व्यवस्था के अंतर्गत इस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, क्योंकि इस समय अंतरजातीय विवाह थी लेकिन समाज उन्हें मान्यता नहीं देता था, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की चर्चा इस समय की गई है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का शादी जब हो जाता था तो उसे हम अनुलोम विवाह कहते थे, और जब उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष विवाह करता था तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते थे। समाज इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था और इनके संतानों को मान्यता नहीं देता था।
जिस कारण जो शूद्रों के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों का जो उदय हुआ तो इन्हीं के संतानों के द्वारा हुआ। समाज ने वर्ण व्यवस्था को कड़ा करने के लिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उत्पन्न संतानों को शूद्रों में अस्पृश्य की श्रेणी में डाल दिया। तो इस समय हम सामाजिक जीवन में इस प्रकार की संरचना देखते हैं। अब हम आर्थिक जीवन की ओर चलें तो जैसा कि पहले ही उल्लेखित है कि लोहे की खोज के कारण कृषि कार्य तेज हो गया और बड़े बड़े जन का या जनपदों का उदय होने लगा। तो ये लोहे की खोज के कारण इस समय इस व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें हम कृषि की प्रधानता देखते हैं। लोहे के फाल का प्रयोग करके जमीन को उर्वर बनाया गया और उस पर कृषि कर्म की जाने लगी और इसके साथ ही पशुपालन भी होता था। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में कृषि महत्वपूर्ण पेशा के तौर पे उभर के आया। जहाँ ऋग वैदिक कालीन समाज में पशुचारण का प्रधानता थी, वहीं हम उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखते हैं कि इस समय हम कृषि की प्रधानता है और साथ में पशुचारण भी चल ही रहा है। इस समय जो व्यापार था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार था वह ऋग वैदिक कालीन समाज की भांति वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। हालांकि इस समय मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो गया था। मुद्रा के अंतर्गत हम देखते हैं कि निष्क और सतना नाम की 2 मुद्राओं का प्रचलन हमें इस समय नजर आता है, लेकिन व्यापार ज़्यादातर वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था। और इस समय सूदखोर के लिए कुशीदिनी शब्द का प्रयोग किया गया है और कुछ ऐसे भी स्रोत मिले जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, जिसमें हमें कुछ जगहों पे ये उल्लेख है कि बेबीलोन के साथ भारत का व्यापार होता था। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में जो भी लोग थे उनका व्यापार जो है वह बेबीलोन के साथ होता था, ऐसा कुछ स्रोतों में उल्लेखित है। तो हम इस तरह देखते हैं कि इनके आर्थिक जीवन में कृषि की प्रधानता थी, व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, मुद्रा का प्रचलन हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ये लोग करते थे। अब हम उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है पेशा के साथ साथ, जैसे कि ऋग्वेद काल में पशुचारण इनका मुख्य पेशा था और इंद्र इनके प्रमुख देवता थे, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका मुख्य पेशा हो गया और देवताओं में भी इनमें परिवर्तन आया। इस समय हम देख रहे हैं प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनके प्रमुख देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव इनके प्रमुख देवता हो गए और ब्रह्मा का इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके धार्मिक जीवन में काफ़ी जटिलताएं आ गई। इनमें जो है कई प्रकार की कर्मकांडों का अपनाने के कारण यहाँ काफ़ी जटिलता आ गई। ये लोग बड़े पैमाने पर यज्ञ करने लगे, पशुओं की बलि देने लगे। तो इस तरह इस समाज में जो है धार्मिक जीवन में काफ़ी जटिलता देखने को मिलती है। यज्ञ और बलि की प्रधानता इस समय बड़े पैमाने पर होने लगी। पुरुषमेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाने लगी, अश्वमेघ यज्ञ में अश्वों की बलि दी जाने लगी, हजारों हजार पशुओं की हत्या केवल यज्ञ के कारण होने लगी। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ। और हम देख रहे हैं इस समय अतिथि को इस समय गोहन कहा गया। अतिथि को ऐसा उल्लेखित है कुछ स्रोतों में कि अतिथि को जो है गौमांस भेंट किया जाता था खाने के लिए, इसलिए उन्हें गोहन कहा गया। एक इतिहासकार है प्रोफेसर D.N. झा, JNU के इतिहासकार थे। उन्होंने किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कह दिया था कि आर्य जो है गौमांस खाते थे, तो इससे काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था। तो उन्हीं ने यह तर्क दिया है कि आर्य जो है कि गौमांस को खाते थे, तो इसलिए अतिथि को गोहन कहा गया है। पूषण इस समय जो था शूद्रों का प्रमुख देवता पूषण के रूप में उभर कर आया। तो पूषण जो था इस समय
शूद्रों का देवता था। इस तरह मैंने आपको उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन बताया, जिसमें मैंने बताया नवीन देवताओं का उदय हुआ, जिसमें प्रजापति या ब्रह्मा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे। धार्मिक कर्मकांड काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ गया। यज्ञ और बलि इस समय बड़े पैमाने पर दी जाने लगी और अतिथियों को गोहन कहा गया। और जो है शूद्रों के देवता के रूप में पूषण उभर के आए। तो मैंने आपको उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के विषय में बता दिया। अब हमारी जो उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति है, इसके विषय में एक और कक्षा होगी जिसमें कुछ प्रमुख तथ्यों को हम देखेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें हम जनपदों का उभार देखेंगे। तो जनपदों का जो उभार है, इसी की एक श्रृंखला के रूप में हम देखेंगे। तो हम आगे देखेंगे। तब तक आज हमारी कक्षा को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।